नमस्कार छात्र मित्रों, कक्षा 9 और कक्षा 10 हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम समास के बारे में चर्चा कर रहे हैं और ये इसका तीसरा वीडियो है समास के लिए। मित्रों, समास की चर्चा की, समास के कुछ प्रकार हमने देखे। आज हम और 2 प्रकार सीखने वाले हैं। आप यहाँ पर ध्यान दें। मैं कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखता हूँ। पदयात्रा, पर्णकुटीर, सिंहासन, वनफुल, अब हम इसका विग्रह करेंगे। पद यात्रा, तो कुछ छात्र ऐसा कहेंगे कि पद की यात्रा, तो पद की यात्रा नहीं होती है। पद से चलकर हम यात्रा करते हैं, उसे पद यात्रा कहते हैं। तो पद से चलकर की जाने वाली यात्रा। पर्णकुटीर, तो ये पर्ण की कुटीर नहीं है, पर्णों से बनी हुई कुटीर है। पर्ण से बनी हुई कुटीर। चलो, सिंहासन, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिंह का आसन, लेकिन जो आसन है उसकी आकृति कैसी है? सिंह जैसी। तो सिंह जैसी आकृति वाला आसन। वन फूल, वन में खिलने वाला फूल। ध्यान दें, यहां पर 2 पद जुड़े हैं, पद और यात्रा, दोनों पद हैं। पर्ण और कुटीर, सिंह और आसन। यहां देखो, सिंह और आसन, वन और फूल, वन और फूल। एक बात कि पूर्व पद है पद, उत्तर पद है यात्रा, तो दोनों के बीच संबंधित जो पद है, शब्द है, यहाँ ये दोनों पदों को जोड़ने वाले कुछ शब्द है और इनका लोप होता है, यानी अदृश्य हो जाते हैं। बराबर, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के लिए संबंधित कुछ शब्दों का लोप होता है, तब मध्यम पद लोपी समास होता है। इसे हम कहेंगे, नया प्रकार है हमारे लिए, मध्यम पद लोपी। एकदम सरल है। क्या लिखना है? पूर्व पद और उत्तर पद के बीच संबंधित पदों का लोप। होने से मध्यम पद लोपी समास होता है। तो कुछ छात्रों को प्रश्न होगा, मान लो कि चिंता ग्रस्त, और इसका विग्रह होता है चिंता से ग्रस्त।
यहाँ पर शब्दों का लोप होता है, यहाँ लोप होता है वह शब्द नहीं है, विभक्ति प्रत्यय है। इतनी बात ध्यान में आप लोग रखें। ये तत्पुरुष समास का पद है, तत्पुरुष समास है, लेकिन यहाँ पर दोनों पदों को जोड़ने वाले कुछ शब्द है जो मध्यम पद के रूप में रहे हुए हैं। यह पूर्व पद, उत्तर पद और बीच वाले जो शब्द है वो मध्यम पद की। पर्ण कुटीर, पर्ण से बनी हुई कुटीर, तो पर्ण पूर्व पद है, कुटीर उत्तर पद है, और ये जो शब्दावली है ये मध्यम पद है। तो यहाँ दोनों पदों से संबंधित जो शब्दावली है उन शब्दों का लोप होता है, यानी मध्यम पद का लोप होता है, वहाँ पर मध्यम पद लोपी समास होता है। बराबर, चलो आगे। गजानन, अल्पमति, चंद्रमौली, अनाथ, एक नया प्रकार। पहले पदों को समझे। गजानन, गज के आनन, आनन यानी मुख। आनन का अर्थ क्या होता है? मुख। गज के आनन के समान आनन जिसका है वह, आनन है जिसका वह। अल्पमति, अल्प है, मति जिसकी वह। चंद्रमौली, चंद्र जिसके, मौली यानी मस्तक, मौली अर्थात चंद्र जिसके मस्तक पर है वह। अनाथ, नहीं है नाथ जिसके वह, नहीं है नाथ जिसका वह। मित्रों समझो, मैं यहां पर एक वाक्य लिखूं कि अनाथ जा रहा है। कुछ पूर्ति की आवश्यकता है, वाक्य पूर्ण नहीं लगता। चलो, अनाथ जा रहा है, अनाथ कौन? तो यहाँ पर शब्द में उसके पीछे एक संज्ञा शब्द मुझे रखना होगा। अनाथ बालक जा रहा है, तब वाक्य का अर्थ पूर्ण होता है। तो यहाँ पर अनाथ जो शब्द है वह स्वतंत्र शब्द नहीं है, अर्थात उसका अपना अर्थ रखने के लिए उसे दूसरे अन्य पद की आवश्यकता होती है, अर्थात वह अन्य पद प्रधान समास में रहा हुआ पद है। एक उदाहरण और देखें। मूसलाधार हुई, तो वाक्य का अर्थ पूर्ण नहीं होता। बराबर।
तो वाक्य का अर्थ पूर्ण करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मूसलधार बारिश हुई। तब जाकर वाक्य का अर्थ पूर्ण हुआ। मूसलधार यानी जिसकी धार मूसल जैसी है वह ऐसा बारिश, मतलब बारिश संज्ञा शब्द है और ये पूरा सामासिक पद उसकी विशेषता बताता है। बालक संज्ञा शब्द है और ये पूरा पद अन्य पद की विशेषता बता है। बालक पद की विशेषता, अनाथ स्त्री, अनाथ बालक, बराबर जो भी पद रखो वहां पर, तब जाकर उसका अर्थ पूर्ण होता है। अन्यथा वह अकेला शब्द या दोनों शब्द, पूरा सामासिक शब्द या उसके दोनों पद, मूसल हुई या धार हुई, तो कोई अर्थ नहीं निकलता। हम लिखेंगे भाई मूसल हुई, इससे भी कोई फर्क वाक्य नहीं बन पाएगा। धार हुई, इससे भी वाक्य नहीं बन पाएगा। पूरा शब्द मूसलधार हुई तो भी वाक्य का अर्थ अधूरा होता है, क्योंकि मूसलधार हुई लेकिन क्या बारिश शब्द हम रखते हैं तब इसका अर्थ पूर्ण होता है। तो ऐसे जो पद है गजानन, यानी गजानन गणपति, तब ये गजानन शब्द से पीछे मैं लिखूं गज के आनन के समान आनन है जिसका वह गणपति। अल्पमति, अल्प है मति जिसकी वह बालक। चंद्रमौली, चंद्र जिसके मौली मस्तक पर है वह भगवान शंकर, यानी चंद्रमौली भगवान शंकर, ऐसा कहेंगे तब इसका अर्थ पूर्ण होगा, शब्द समझ में आएगा। मतलब इस प्रकार के जो शब्द है ये शब्द अन्य पद प्रधान समास के होते हैं। अन्य पद प्रधान मतलब ऐसे शब्दों का अर्थ अन्य पदों के साथ ही स्पष्ट होता है। अकेला पूरा सामासिक शब्द अपना अर्थ पूर्ण नहीं कर पाता है, बराबर। तो ये अन्य पद प्रधान समास में रहे हुए पद है और अन्य पदों से जुड़कर अपना अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। अर्थात इस प्रकार की जो पद है वह अन्य पदों की विशेषता के रूप में होते हैं। ऐसे पद अन्य पदों की विशेषता बताते हैं। और तब जाकर इस प्रकार के जो पद होते हैं वे बहुव्रीहि समास के पद हैं, बराबर मित्रों। तो यहाँ पर समास के सभी प्रकार एक एक करके हमने सीखे हैं। आप घर पर मुहावरा करते रहेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मुहावरा मैं आपको करवाता हूँ, ध्यान में रखें। परीक्षा में आपको समास की सिर्फ पहचान ही करना है, अर्थात समास को पहचाने कैसे, मतलब यहाँ पर मैं एक शब्द रखता हूँ, चलो अब सब समास को मिलाकर हम इसकी पहचान करने की चेष्टा करेंगे। सभी के सभी समास हमने सीख लिए हैं, अब उनकी पहचान कैसे करें। समाज सेवा, तो पहले आवश्यक है आप इसका विग्रह करें। तो विग्रह क्या होगा? समाज की सेवा, जो कि परीक्षा में आपको विग्रह लिखना नहीं है,
लेकिन विग्रह हम मन ही मन करेंगे ताकि विग्रह करने से हम समास की सही पहचान कर पाए। तो अब देखिए, दोनों पदों के बीच का जो प्रत्यय है विभक्ति प्रत्यय है, और विभक्ति प्रत्यय लोप होने से ये पूरा सामासिक शब्द बना है। जब विग्रह करते हैं तो विभक्ति प्रत्यय हम रखते हैं, और इस प्रकार के सामासिक पद तत्पुरुष समास में होते हैं। दूसरा एक उदाहरण देखें, चलो। अंग अंग, अगर आप इसका विग्रह करेंगे कि भी अंग और अंग बराबर, तो ये विग्रह गलत है। अंग अंग यानी प्रत्येक अंग, प्रत्येक अंग, जैसे कि प्रतिदिन, तो प्रत्येक दिन, ये प्रति जो अव्यय है, तो यहाँ पर अव्यय शब्द के कारण ये जो अंग अंग है वह अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है बराबर। इस प्रकार हम समास की पहचान करेंगे। चलो आगे देखते हैं। स्वादेंद्रिय, विग्रह करेंगे। स्वाद की इंद्रिय, समाज की सेवा की प्रत्यय यानी तत्पुरुष समास। चलो आगे। 7 8, अर्थात 7 या 8, 7 या 8 मतलब द्वंद्व समास है, या अथवा और ऐसे समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है तब द्वंद्व समास होता है। चलो, नव युवक, तो यहाँ युवक पूर्वपद संज्ञा है और उसकी विशेषता बताता है नव, और विशेष्य विशेषण विशेष्य का संबंध हो तब कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय बराबर। लेकिन अगर हम ऐसा कहेंगे कि नवग्रह, चलो नवरात्रि शब्द हम लेते हैं, नवरात्रि, यहां पर नव विशेषण शब्द है, यहां पर नव संख्यावाचक शब्द है। संख्यावाचक शब्द है जो उत्तर पद संज्ञा की संख्या का बोध कराता है, तो वह द्विगु समास होता है बराबर। चलो सदाचार, सद यानी अच्छा, अच्छा आचार, आचार शब्द की विशेषता सद बताता है अर्थात कर्मधारय समास बराबर। चलो आगे देखें, यहां पर रखता हूं चौकीदार, गिरिधर और मुरलीधर, विग्रह होगा चौकीदार यानी चौकी करने वाला, गिरिधर यानी गिरी को धारण करने वाला, उसी प्रकार मुरलीधर यानी मुरली को धारण करने वाला, गुजराती में भी आप समास सीखते हैं। अगर गुजराती में गिरिधर मुरलीधर शब्द आपको दिए जाएंगे तो उसके लिए आप लोग लिखेंगे उपपद समास, उपपद बराबर। हिंदी में भी सही है, लेकिन ध्यान रखें उपपद समास
ये तत्पुरुष समास का एक पेटा प्रकार है। उपपद समास तत्पुरुष समास का ही एक प्रकार है, जबकि गुजराती में हम अलग रूप से सीखते हैं उपपद को, लेकिन हिंदी में ये जो उपपद समास में रहे हुए जितने भी पद हैं वे सभी उपपद समास, यानी इसे उपपद तत्पुरुष कहेंगे। उपपद तत्पुरुष अर्थात इसे सिर्फ आप तत्पुरुष कहते हैं तो भी आप सही है। मोक्षदा, मोक्ष देने वाला, रखने वाला, खाने वाला, करने वाला, इस प्रकार के जितने भी शब्द विग्रह करने से हमें मिलते हैं, बराबर, तो ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, बराबर। चलो आगे। बेशर्म अर्थात किसको कहेंगे? नहीं है शर्म जिसको वह, अभी हम सीखे, नहीं है शर्म जिसको, उसे हम क्या कहते हैं? बेशर्म, बराबर। तो ये बहुव्रीहि समास में रहा हुआ पद है। तो छात्र मित्रों, यहाँ पर हमने कुछ मुहावरा भी किया, एक शब्द और भी है त्यागपत्र। इसका विग्रह होगा त्याग के लिए पत्र। तो यहाँ के लिए ये नामयोगी प्रत्यय है, विभक्ति प्रत्यय है, और ये संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है, संप्रदान विभक्ति के अंतर्गत ये प्रत्यय आता है, अर्थात विभक्ति प्रत्यय है, इसलिए ये समास होगा तत्पुरुष, बराबर। तो आप घर पर बैठे बार बार इस प्रकार मुहावरा करें, समास आपके लिए एकदम आसान हो जाएंगे। अस्तु।